नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा सोलंकी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय जोधपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी के प्रमुख पात्र ध्रुव स्वामिनी की चारित्रिक विशेषताओं की। ध्रुव स्वामिनी की चारित्रिक विशेषताओं को हम विभिन्न बिंदुओं के आधार पर सहजता से समझ सकते हैं, जिसमें पहला बिंदु है नाटक की नायिका। ध्रुव स्वामिनी प्रस्तुत नाटक की नायिका है। नाटक की संपूर्ण कथा ध्रुव स्वामिनी के इर्द गिर्द ही घूमती है। वह चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। वह चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता पत्नी है। चंद्रगुप्त भी उससे प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन चंद्रगुप्त का बड़ा भाई रामगुप्त भी उस पर मुग्ध हो जाता है और शिखर स्वामी के षड्यंत्र से उससे जबरन शादी कर लेता है और चंद्रगुप्त के राज्य को भी हड़प लेता है। शकराज भी ध्रुव स्वामिनी के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो जाता है। वह ध्रुव स्वामिनी को पाने के लिए लालायित रहता है और एक संधि प्रस्ताव रामगुप्त के पास भेजता है कि अगर रामगुप्त अपने राज्य और राज्यवासियों की रक्षा करना चाहता है तो वह ध्रुव स्वामिनी को उसे सौंप दे। अंत में ध्रुव स्वामिनी के गौरव की रक्षा करने के लिए चंद्रगुप्त अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर अपने बड़े भाई के विरुद्ध विद्रोह कर बैठता है और न केवल शकराज का वध करता है बल्कि रामगुप्त के चुंगल से भी उसे मुक्त करवाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक की में कथा को गति प्रदान करने में ध्रुव स्वामिनी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। वह नाटक के नायक चंद्रगुप्त को उसकी वीरता, पराक्रम, शौर्य और कर्तव्य की याद दिलाती है। वहीं दूसरी ओर नाटक के खल पात्र रामगुप्त और शकराज के कार्य व्यापारियों को निर्देशित करने में भी उसकी महती भूमिका है। एक सच्ची प्रेमिका होने के साथ साथ सदियों से नारी के प्रति हो रहे अत्याचारों का विरोध कर वह नाटक के एक अन्य उद्देश्य नारी स्वतंत्रता और उसके अधिकार को उजागर करती है। दूसरी विशेषता के रूप में हम ले सकते हैं अद्वितीय सुंदरी। ध्रुव स्वामिनी अप्रतिम सौंदर्य की मूर्ति है। उसकी सुंदरता के कारण ही चंद्रगुप्त उससे प्रेम करता है। उसके रूप सौंदर्य के कारण ही रामगुप्त उसे बलपूर्वक अपनी पत्नी बनाता है और शकराज भी उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रामगुप्त के पास संधि प्रस्ताव भेजता है कि अगर ध्रुव स्वामिनी उसे भेंट में दे दी जाए तो वह युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर देगा। एक अद्वितीय सुंदरी ही इतने पुरुषों के हृदय की धड़कनों को विचलित कर सकती है। तीसरा बिंदु है परंपरागत अबला नारी। नाटक के आरंभ में ध्रुव स्वामिनी एक परंपरागत अबला नारी प्रतीत होती है। चंद्रगुप्त से प्रेम करने के बावजूद उसकी शादी जबरन रामगुप्त से कर दी जाती है। बिना कोई विरोध किए वह अपने आप को नई परिस्थितियों के अनुसार ढालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन दिल से कभी भी रामगुप्त को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पाती। लेकिन जब शकराज संधि प्रस्ताव के रूप में ध्रुव स्वामिनी की मांग करता है और कायर रामगुप्त उस संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर ध्रुव स्वामिनी को भेंट स्वरूप उसके पास भेजने के लिए तैयार हो जाता है तो वह टूट जाती है और रामगुप्त के सामने अनुनय विनय करने लगती है। लेकिन जब रामगुप्त उसकी इस प्रार्थना को भी ठुकरा देता है तो वह विरोध पर उतर आती है। लेकिन यहाँ भी उसकी कमजोरी ही प्रकट होती है, क्योंकि वह स्वयं आत्महत्या के लिए तैयार हो जाती है। अगला बिंदु है व्यवहारिक और बुद्धिमान। ध्रुव स्वामिनी व्यवहारिक और बुद्धिमान स्त्री है। रामगुप्त को पति के रूप में स्वीकार करना उसकी व्यवहारिकता का ही एक परिचय है। नाटक के आरंभ में वह खड्गधारिणी स्त्री के समक्ष अपने हृदय की सभी बातों को नहीं बताती। वह अपने हृदय के भावों को किसी प्रकार से छुपा कर रखती है। शकराज के शिविर में भी वह बुद्धिमत्ता से काम लेती है और शकराज का वध करने में चंद्रगुप्त का साथ देती है। सामंत कुमारों
तथा प्रजा को अपने पक्ष में करना भी उसकी बुद्धिमत्ता का ही परिचायक है। धर्मगुरु भी उसके तर्कों को सुनकर उसे रामगुप्त से संबंध विच्छेद करने और चंद्रगुप्त से पुनर्विवाह करने की आज्ञा प्रदान कर देते हैं। अगला बिंदु है दुविधाग्रस्त नारी। संपूर्ण नाटक में ध्रुव स्वामिनी का चरित्र दुविधाग्रस्त नजर आता है। वह प्रेम चंद्रगुप्त से करती है, लेकिन उसे शादी रामगुप्त से करनी पड़ती है। उसका मन विरोध करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पाता। वह रामगुप्त की कायरता, निर्बलता और दूषित मानसिकता का विरोध करना चाहती है, लेकिन नहीं कर पाती। वह चीख चीख कर चंद्रगुप्त के प्रति अपने प्रेम को उजागर करना चाहती है, लेकिन नहीं कर पाती। लेकिन नाटक के अंत में आते आते उसकी यह दुविधाएं दूर हो जाती है। वह खुलकर रामगुप्त का विरोध भी करती है और चंद्रगुप्त से अपने प्रेम की स्वीकारोक्ति भी। अगला बिंदु है नारी सुलभ गुणों से युक्त। ध्रुव स्वामिनी नारी सुलभ गुणों से युक्त है। वह प्रेम, दया, क्षमा जैसे गुणों की साक्षात मूर्ति है। चंद्रगुप्त से प्रेम करना और चाहकर भी उसे भुला न पाना जहाँ उसके प्रेम का परिचायक है, वहीं रामगुप्त के साथ जबरन बंधी रहना भी उसकी नारी सुलभ मजबूरी को ही प्रकट करता है। नाटक में कई स्थान पर उसका यह प्रेम जाने अनजाने छलक भी उठता है। जब चंद्रगुप्त उसे बचाने के लिए शक शिविर में जाने की बात करता है, तो वह अपने आप को रोक नहीं पाती और सबके सामने उसे आलिंगन कर लेती है और कहती है, नहीं, मैं तुमको नहीं जाने दूंगी। एक नारी होने के नाते ध्रुव स्वामिनी क्षमा और दया की भी मूर्ति है। वह कोमा और मिहिरदेव को शकराज का शव ले जाने की सहर्ष आज्ञा दे देती है। आत्मगौरव की भावना से ओतप्रोत। ध्रुव स्वामिनी आत्मगौरव की भावना से परिपूर्ण है। जबरन रामगुप्त से विवाह होने के कारण वह उसे पति के रूप में मन में कभी स्वीकार नहीं करती। उसकी आत्मा उसे कभी इसके लिए स्वीकारोक्ति नहीं देती। अपने आत्मगौरव की रक्षा के लिए वह रामगुप्त के आगे अनुनय विनय करने लगती है। जब रामगुप्त उसे शकराज के पास भेजने की बात स्वीकार कर लेता है, लेकिन वहाँ भी निराशा हाथ लगने पर वह आत्महत्या करने के लिए उद्यत हो जाती है। 8वां और अंतिम बिंदु अन्याय और अत्याचार का सामना करने वाली। यद्यपि नाटक में कई स्थान पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ध्रुव स्वामिनी महज एक अबला नारी है जो अपने ऊपर हो रहे हर प्रकार के अत्याचार को सहन करने के लिए विवश है। तथापि नाटक में ऐसे कई दृश्य भी आते हैं जब वह अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध मुखर हो जाती है। शकराज का संधि प्रस्ताव स्वीकार करने पर वह रामगुप्त को निर्बल कायर कहकर उसकी भर्त्सना करती है। जब चंद्रगुप्त को बंदी बना लिया जाता है तो वह खुद चंद्रगुप्त से लोह श्रृंखलाओं को तोड़ने का आग्रह करती है। नारी की दुर्दशा के लिए वह भारतीय धर्मशास्त्रों को दोषी मानते हुए उन्हें नारी की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी बताती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ध्रुव स्वामिनी प्रस्तुत नाटक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र है। ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण न केवल ध्रुव स्वामिनी के चरित्र पर प्रकाश डालता है, बल्कि चंद्रगुप्त, रामगुप्त आदि अन्य पात्रों के चरित्र के साथ ही साथ नाटक के उद्देश्य पर भी प्रभाव डालता है। आशा करती हूँ विभिन्न बिंदुओं के आधार पर आप ध्रुव स्वामिनी के चरित्र की विशेषताओं को समझ सके होंगे। धन्यवाद।